मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ हैं अक्षब सिंह, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं डीडीसी की। लेकिन आपको बता दूं कि अक्षब सिंह का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं और ना ही कोई लीडर हैं, ना ही ये कोई नेता हैं। वो आज दिन तक इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है कि जो कि जिसे कहा जाए कि ये राजनीतिक पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर इनके मन में क्या आया और क्यों ये राजनीतिक में आना चाहते हैं। अक्षब जी, आपका विराट चैनल में स्वागत है। और सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि आपके मन में क्या ऐसा आया कि आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और मेरी आवाज़ जो है वो जनता तक पहुंचाने के लिए। तो आपका जो क्वेश्चन था कि मैं राजनीति में क्यों आया, तो सर मैं कह दूं मैं कोई पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मेरा ना ही कोई पेशा रहा है राजनीति। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी ड्राइवर हैं और मैं बताना चाहता हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कुत्ता टांग खड़ी करके मूतता था टायर के ऊपर और मेरे पिताजी उस टायर को धोते थे। हमने वो कमाई खाई हुई है, आज भी वो गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। पर फिर भी अगर आपका ये प्रश्न पूछा कि मैं राजनीति में क्यों आया, मैं राजनीति करने आया ही नहीं हूँ। यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद जो था, जो मेरे को मोटिवेशन मिली कि मुझे यहाँ क्यों आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज तक आप देखें जो इलेक्शन चल रही है, जब से मैंने होश संभाला है 95-96 के बाद की मैं बात करूँ, मेरे होश में संभालने के बाद इस शहर में जब भी चुनाव होते हैं, कोई भी नेता अगर आप किसी भी पार्टी का बिलोंग करते, कहीं ना कहीं वो पैसे वाला और सूखदार आदमी ही होता था। और जब वो जीत के आता था, मेरे जैसा इंसान तो उसके तक पहुँच ही नहीं पाता था। उसके इर्द गिर्द ऐसे पैसे वाले लोगों का घेरा होता था कि आम आदमी वहाँ तक पहुँचना चाहे वो पहुँच ही नहीं पाता था। मैंने ये चीज़ें फेस की हुई हैं। आज जो भी एक पैसे वाला आदमी चुनाव लड़ता है, वो जीत कर आता है, उसको ये नहीं पता कि साधारण इंसान की लाइफ में क्या क्या परेशानियां होती हैं। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा है कि रसूखदार और पैसे वालों द्वारा ही इलेक्शन लड़ी जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता बालकृष्ण जी थे, वो भी एक गरीब घर से थे और एक मजदूरदार आदमी थे। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे अगर वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला, मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं उनके बैकग्राउंड तो चाह सकूँ, क्योंकि जब वो शायद थे तो मैं शायद अभी पालने में खेला करता था जब वो राजनीतिक में थे। तो जब से मैंने होश संभाला, अब कोई भी बैकग्राउंड नहीं, पिछले 95-96 के बाद का इतिहास। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या बलवंत सिंह कहाँ ठहरते हैं? ये सर, बलवंत सिंह जी ने ज़मीन से जुड़े हुए काम किए थे, ऐसी बात नहीं है। बट उसके बाद चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, 12 साल रहे और उन्होंने चुनाव लड़ा था कि जम्मू का डोगरा और खतरे च। रवि जी, दिल रोंदा मेरा। 12 साल हुकूमत की, 18 साल मंत्री ने, अज जले चुनाव ये भी आखदे डोगरा भी खतरे च। जनाब, 12 साल राजनीति की ताकत सत्ता में रहे, 18 साल रहे, ओले तो डोगरे सेव नहीं कर पाए। जाली डोगरे बने दिन अंदर इनकी मैच फिक्सिंग हो जाती, जल्द कोई उहे ने गल होंगी। जनाब, उन्हें धरना दिता जम्मू तवी पुले पर, उसके बाद अपने आप चुप करिए उठिए। अगर तुम कोई मुहिम छेड़ दो तो उसी बिना मकसद के पहुंचाए कि'यां उठी होंदे तुस? अज जल्द चुनाव आ रही है, पोलिटिकल प्लेटफार्म तो पर भी आखा दे जम्मू का डोगरा खतरे च। जल्द तुस सत्ता च ओल्ले तुसें डोगरा चेता नहीं आया? डोगरा सर्टिफिकेट कोह्दे टेन्योर च खत्म होया? ओल्ले तुसें डोगरा चेता नहीं आया? अज तुस आखा जम्मू का डोगरा भी खतरे च होई गेआ। जल्द चुनाव आंदा डोगरा खतरे, जल्द जीतते डोगरा भुल्लिंदे। इ'यां नहीं चलती राजनीति। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बड़े वादे किए जा रहे हैं विकास को लेकर, साथ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, 70 साल में आज तक 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं हिंदुस्तान को जुड़े हुए, JNK के साथ और JNK को हिंदुस्तान के साथ विलय हुए। जो जुल्म और सितम भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जम्मू कश्मीर के साथ किया है ना, वो शायद इतिहास में आने वाला वक्त जो है, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है ना, उसको भूलने वाली नहीं है। किस बुनियाद में आप कह रहे हो विकास किया? कौन सा विकास किया है? आज उनके मंत्री आए हुए अनुराग ठाकुर यहाँ प्रचार करने के लिए, हमें फायदे गिनवा रहे हैं हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म होने के। अनुराग ठाकुर जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप में इतना दम है ना, मेरे साथ आके डिबेट करो। आपने अपना जो हिमाचल का स्पेशल स्टेटस है वो बचा के रखे हुए, अपने लोगों की जमीनें हक सब महफूज किए हुए, हमारी बर्बादी पे आप यहाँ पे हमें फायदे गिनवाने आ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज़मीन को लेकर जो कानून बनाया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है, और दूसरा सवाल भी मैं आपको साथ ही करूँगा कि रोशनी एक्ट को लेकर क्या कहना चाहिए इसके बारे में? सर,
महाराजा हरि सिंह जो थे ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका दिमाग को इतना भ्रष्ट नहीं था जिन्होंने ये हमारे लोगों के हक जो है महफूज किए थे। ये जो स्टेट सब्जेक्ट ला था 1927 में महाराजा हरि सिंह के द्वारा बनाया गया था, ताकि हमारे उनको पता था हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इतने, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं है, इतने कुछ नहीं है, और ये सीधे साधे लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के दिल से चलने वाले लोग हैं। इनको जो है किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो जब इंडिया के साथ असेशन उन्होंने किया था तो उन्होंने कहा था इंडियन गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर ओनली इन 3 डिपार्टमेंट्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फिनेंस। उसके 3 चीजों की बुनियाद पर असेशन हुआ था। आज उस असेशन की शर्तों को खत्म कर दिया गया इस बीजेपी के द्वारा। ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। उस आर्टिकल जो 370 था उसमें एक प्रावधान था कि जब तक जनता, यहाँ का जो चुना हुआ नुमाइंदा पार्लियामेंट को अगर प्रपोजल नहीं देगा वो खत्म नहीं हो सकता। इन्होंने वहां पे भी हमारे साथ धोखा किया। किस बुनियाद पे? कौन सा नुमाइंदा था जिसने वहां पे प्रपोजल दिया? गवर्नर सत्यपाल मलिक तो इस स्टेट के जो है बाशिंदे ही नहीं थे। गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी, चोरी से भेज दिया वहां पे प्रपोजल, और पार्लियामेंट में अपने बाहुबल पे उन्होंने वो खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, हम हिंदुस्तानी है, दिल से हिंदुस्तानी है। मेरे से बड़ा, मैं कहता हूँ, मुझे मेरी अगर देशभक्ति पे कोई शक कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा दिल है, हमारी दिल की धड़कन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती है। लेकिन हिंदुस्तान की धड़कन के साथ साथ दिल की जो धड़कन हमारी हिंदुस्तान के लिए है वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन हमें अपने लोगों के साथ जो धांधली ये इन्होंने विश्वासघात किया है वो अशरफ सिंह को मंजूर नहीं है। इसीलिए मैं किसी पार्टी के साथ चलना नहीं चाहता, क्योंकि सब अंदर से डरते हैं। क्योंकि जो बीजेपी का विरोधी है उसको क्या दिया जाता है, तू देशद्रोही है। जनाब, देशद्रोह और राजद्रोह में बहुत फर्क होता है। राजद्रोही देश का द्रोही नहीं होता, वो सत्ता का द्रोही होता है। मैं सत्ता के विरुद्ध हूं, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं, मैं बीजेपी का विरोधी हूं। जिसने मेरे पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना है चला लो, लेकिन मेरे दिल में हिंदुस्तान बसता है। मैं दिल से हिंदुस्तानी हूं, लेकिन उससे पहले मैं जम्मू का डोगरा भी हूं। मेरा दिल में दर्द है अपने लोगों के लिए। क्या किया इन्होंने? हमारी जमीनें छीन ली। पहले लोगों को लाइन में खड़े खड़े कर करके इन्होंने कहा डोमिसाइल बनाओ, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आप लैंड परचेज, आपकी जो रजिस्ट्रियाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद रातों रात फरमान भेज दिया कि जम्मू कश्मीर में एक आधार कार्ड लेके आओ, ज़मीन खरीद लो। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो ख़त्म, लेकिन सेम स्टेटस फिर पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। उत्तराखंड में स्पेशल स्टेटस क्यों है? हिमाचल के अंदर क्यों है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्यों है? हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी शुरू से मुस्लिम विरोधी रही है। ये मुस्लिम बहुल राज्य है, आज ये फिर से दंगे भड़काने पे तुले हुए हैं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम के नाम पर बठिंडी में क्या किया इन्होंने? जब इनकी सत्ता थी तब इनको रोशनी स्कैम याद नहीं आया? निर्मल सिंह जी का जो बंगला बना हुआ है वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, और इनके अब्दुल गनी कोहली जी का नाम आया रोशनी एक्ट में। उनके घर के बाहर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? ये कौन सी दोगली नीति अपना रहे हैं? ये मजाक चल रहा है हम लोगों के साथ। रोशनी एक्ट में किन लोगों के साथ ज़मीनें थी? उन लोगों को तो ज़मीनें दी गई थी जो गरीब है, जिनके पास कुछ रहने को जगह नहीं थी, खाने को नहीं था सर, वो वहाँ पे थोड़ी बहुत फसल उगा के खाते थे। आज उनके पेट पे लात मार रहे हैं। ये विकास है उनका। जब 370 तोड़ा गया तो इनके मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के खट्टर जी, उनका बयान आपने सुना होगा रवि जी। इन्होंने क्या कहा था? हम जम्मू कश्मीर से गोरी गोरी लड़कियाँ लाएंगे। अरे लानत है तुम्हारे जैसे सीएम पर, जो किसी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं करना जानता। भाई साहब, हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगा के मिलती हो। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 2 किलो राशन के बदले आपको कोई ये कहेगा कि यहाँ से लड़कियाँ लेके जाएंगे, जनाब यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। मियाँ डिडो सिंह जम्वाल जो थे हमारे योद्धा रह चुके हैं डोगराओं के। जब लाहौर से रंजीत सिंह जी का दरबार चलता था, महाराजा रंजीत सिंह का, उन्होंने अपने बेटे को यहाँ भेज के टैक्स लगाया था जम्मू के लोगों के ऊपर। तो मियाँ डिडो सिंह जम्वाल और एक क्या गल आखी, ए मिट्टी भी मेरी है, ए खेत भी मेरे, मेहनत भी मेरी है, तो फसल भी मेरी है। जब सब कुछ मेरा है तो लगान लाहौर नहीं जाग ते अस उससे मियाँ डिडो दी वंश है। साढ़े अंदर अज भी उन्हें योद्धा का खून तोड़ता है। हमें अपने पहचान के साथ समझौता मंजूर नहीं है किसी भी हालत में। अच्छा जी, ये बताएं कि आपकी पंचायत, आप जिस उधमपुर नंबर 1 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी पंचायतें हैं? सर इसमें 15 के ज़्यादा 25,010 वोटर हैं, 51 पोलिंग स्टेशंस बने हुए हैं, और उसके बाद जितनी भी पंचायतें हैं 15 से प्लस पंचायतें, 22 के करीब पंचायतें हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा? सर मैं मुद्दे देने ही नहीं आया हूँ। मुद्दे बनाना राजनीति का काम है। मैं हल देख के जाऊँगा, सोल्यूशन देख के जाऊँगा। आज देखो चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पे हो रहा है? रसूखदार, एक साइड सत्ता का गुरूर चल रहा है, दूसरी साइड जो है
सत्ता का और दूसरी साइड पैसे और ताकत का गुरूर चल रहा है। कोई हत्या के आरोपी रह चुके हैं, पूरा उधमपुर जानता है। दूसरी साइड में जो गरीबों का राशन तक खा गए, गरीब एफसीआई के गोदामों से चोरी के आरोप लग चुके हैं राशन के। आज पार्टियां चल रही हैं। सर ये कहावत है कि गरीब की थाली में फिर पुलाव आया है, लगता है शहर में चुनाव आया है। तो आज वही गरीबों को लंगर लग रहे हैं। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपको कोई एक टाइम दे रहा है ना लंगर लगाया हुआ है, उसके पास जाओ, 3-3 टाइम खाना खाओ उससे, क्योंकि ये पैसा जो है आप लोगों का ही पैसा है। यही मौका है इनसे लूटने का। बहुत पैसा इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने, गाड़ियां भर भर के आपको ले जा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, खा लो, ये आपका ही पैसा है। गरीब लोगों का इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है मैं रैलियां कर सकूं या कहीं पे जाके किसी को लंगर लगा सकूं। मैं तो खुद एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं बात करूंगा मैं किन बातों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा सबसे पहला मकसद है एक अच्छी शिक्षा प्रणाली। इसी मुद्दे को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात करूंगा मैं। मेरा सबसे पहला मकसद जो रहेगा, हमारे उधमपुर के जितने लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनके बच्चों को एजुकेशन मिली जाए। हमारे जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत गुण हैं उनके, बहुत गुणकारी लोग हैं। वो एक टेस्ट पास करके एक प्रक्रिया से होकर वो स्कूलों में आते हैं, लेकिन सरकार उनको काम ही नहीं करने देती। किसी को इलेक्शन ड्यूटी लगाते, जनगणना होगी तो टीचर काम करेगा, कोई इलेक्शन आ जाती है वहाँ पे टीचर की ड्यूटी लगा देते हैं। और कोई सरकारी काम आते हैं अध्यापकों को लगा देते हैं। अरे अध्यापक का जो काम है बच्चों को पढ़ाना, वो गुरु हैं हमारे, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको वो काम करने दीजिए, क्योंकि जिस समाज में शिक्षा अच्छी होगी ना, उस समाज को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य सुविधाएँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रवि जी पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, 23 स्टेटों में घूम के आ गया हूँ। जिस समाज में, जिस स्टेट में एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होती है। आदमी स्वस्थ होगा, पढ़ा लिखा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट। आज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप जितने कैंडिडेट ले लो, यहाँ पे किसी में दम नहीं है मीडिया में आके स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी तरह बात कर सके, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। इनके पास विजन ही नहीं है अगले 5 साल करना क्या इन्होंने। इनके आका के, वो जब मीडिया आता है तो उनके आका की तरफ माइक करवा देते हैं कि ये बताएंगे, अरे भाई बलवंत सिंह मनकोटिया चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये डीडीसी का चुनाव है। अब डीसी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होगी, वहाँ बलवंत सिंह मनकोटिया या कोई दूसरे बड़े बड़े नेता जो हैं वो मीटिंग में नहीं बैठेंगे, प्लान वो नहीं बनाएंगे। जो कैंडिडेट आपके सामने हैं उनका व्यू पॉइंट देखो, उनके पास क्या विजन है अगले 5 साल को लेकर। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, शिक्षा सुविधाएँ कैसे देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे आएंगी। मेरे पास पूरा प्लान तैयार है, लेकिन बात वही है रवि जी, जब मैं एक बार मीडिया में खोल दूंगा फिर वो मेरी कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। जब मैंने 3 मुद्दों को लेकर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज वही बातें वो भी बोल रहे हैं कि हम शिक्षा और रोजगार को लेकर बात करेंगे, लेकिन जब तक अशरफ सिंह नहीं था, बोला नहीं था, इनको पता ही नहीं था ये पैसे का वीडियो बनाते हैं बाहुबली बाहुबली। अरे भैया हमें बाहुबली नेता नहीं चाहिए उधमपुर के लोगों को, उनको वो नेता चाहिए जो जनता से जुड़ा हो। मैं बात करना चाहूँगा कि डेली वेजरों की जी, डेली वेजर पिछले कई दिनों से हड़ताल पे हैं। बिल्कुल। और 25-25, 30-30 साल से वो डेली वेजर बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। रिटायर होने पर आ चुके हैं वो लोग, क्या कहेंगे सर? ये निकम्मापन है। हमारे जितने नेता हैं, जितनी सरकारें रही हैं, कमी सर रवि जी पता किस चीज़ की होती है? इच्छा शक्ति जो इंसान के अंदर होती है ना, वो बड़े से बड़े हिमालय पर्वत तक चढ़ा देती है। किसी ने सोचा था हिमालय पर कोई चढ़ेगा? एवरेस्ट की चोटी पर कोई चढ़ना नहीं था, लेकिन उस इंसान के अंदर इच्छा शक्ति थी। एवरेस्ट की चोटी तक, चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया। और हमारे जो है यहाँ पे डेली वेजर आज पैसों के लिए तरस रहे, उनके बच्चों को फीसें देने को नहीं है, सब राजनीति कर रहे हैं उनके नाम पे। आप देख लो, कोई एक नेता जाता है, पठानिया साहब उनके पास, आपने भी वो कवरेज की थी रवि जी, पठानिया साहब आए, वो भी उस प्रदर्शन में शामिल हो गए। अब मुझे समझ नहीं आती, सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ पे एलजी साहब उनके अपने ही पार्टी का आदमी अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध में शामिल हो गया। भाई अगर तुम्हारी यहाँ नहीं चलती तो फिर चलती कहाँ पे? एक मौका दे के दो इस भाई को। मैं ये नहीं कहता मेरे पास कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है कि मैं रातों रात सारी समस्याएं हल कर दूंगा, लेकिन मेरे पास एक विजन है, प्लान बना हुआ है। रोज़गार की बात करें, अपार संभावनाएं हमारे ज़िले के अंदर, पर्यटन के क्षेत्र में। मैं वादा करता हूं अगर मैं जीत के आया ना, मैं सबसे पहला मेरा मकसद रहेगा यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जहाँ पे हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद ये फैसिलिटी हम पत्नीटॉप से शुरू करेंगे और हमारे उधमपुर के ही आसपास के लोग वहाँ पर जाएंगे। इसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं बाहर से, मैं वादा करता हूं अगर मैं जीत के आया, अब 90% एम्प्लॉयमेंट जो रहेगी मेरे उधमपुर की रहेगी, वरना एक भी इंडस्ट्री अशरफ सिंह चलने नहीं देगा जीतने के बाद, ये मैं वादा कर रहा हूं। और रही बात शिक्षा की,
रवि जी, हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रावधान है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% जो एडमिशन्स है वो गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त में देने का प्रावधान है। किसी नेता ने बात की आज तक इसके ऊपर? क्योंकि इनको वहाँ से फिर मैं बोलूँगा तो फिर वो कहते ना, हज़ारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, मैं चुप बैठा हूँ, न जाने कितनों की आबरू ढक के रखी है। आपने देखा कि ये थे अच्छप सिंह। मैं आपको बता दूं कि सभी पार्टियों की पोल खोली गई है। अच्छप सिंह जिन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना जा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर, और भी कई मुद्दे इनकी ओर से बताए गए हैं। कहते हैं कि अगर जीतते हैं तो सबसे पहले बेरोज़गारी को दूर किया जाएगा। मैं ये भी कहूँगा कि इन्हें मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप जीतें और लोगों की हक की लड़ाई लड़ें। कैमरामैन अंशु शर्मा के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।